नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यजीत भगत आपके इंग्लिश प्लेनेट भागलपुर पर सब स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। इस बार ये विशेष सीरीज क्लास 12 के इंग्लिश बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 का है। आशा करता हूं कि ये आपको काफी लाभ पहुंचाएगा। इसका ये पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, अपनी आत्मकथा भी लिखी है और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में ये लेख लिखा करते थे। So let's begin. Mohandas Karamchand Gandhi was born in 1869 and he died in 1948. Popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं कि वो उनको पॉपुलरली या प्रसिद्ध थे वो बापू के नाम से और फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्र के वो पिता के पद पर सम्मानित किए गए और वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। आध्यात्मिक गुरु के रूप में वो ज्यादा अपने आप को प्रदर्शित कर पाए अपनी जीवनी से, अपने जीवन से, अपने क्रियाकलापों से, ना कि पॉलिटिशियन के रूप में, ना कि राजनीतिक के रूप में। He successfully used truth and non-violence as a chief weapons against the British rule in India and help India gain independence. उन्होंने जो सबसे प्रसिद्ध काम किया अपने जीवन में वो था नॉन वायलेंस का, अहिंसात्मक रूप से देश को और सच्चाई के मार्ग पर वो हमेशा चलते रहे। From 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics. 1915 से 1948 तक जब उनका आखिरी दिन आया तब तक वो इंडियन पॉलिटिक्स पे उन्होंने एक छत्र राज्य किया। He died at the hands of a fanatic on 30 January 1948. एक सनकी के हाथों से वो 30 जनवरी 1948 को मार दिए गए। His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी जीवनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखी और बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने यंग इंडिया नाम के पेपर के लिए लिखा और बहुत सारे स्पीचेस जो उनकी रिकॉर्ड की गई हैं डिलीवर किया उन्होंने अलग अलग अवसरों पर, जो उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बताता है कि वो ओरिजिनल थिंकर थे। उन्होंने किसी से अपनी विचारधारा को चुराया नहीं था और उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which has successfully withstood the passage of time. The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. इस स्टैंजा में गांधी जी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही सफलता के साथ जो है उसके ऊपर वो खड़े रहे और समय के साथ भी उन्होंने उसको मजबूती से जकड़ करके रखा। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality. पश्चिमी सभ्यता जो है वो materiality यानी भौतिकतावाद की तरफ उनका झुकाव होता है और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में वो कहते हैं कि वो मॉरल बीइंग के ऊपर, मानवता के ऊपर, जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, उसके ऊपर वो हमारा संस्कृति आधारित है। अब ये महात्मा गांधी के बारे में था और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम लोग ऑरली क्लास में डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक और नो अबाउट गांधी जी? हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें चर्चा करी, अभी भी किया, और विशेष रूप से जब आप उनके आत्मकथा को पढ़ेंगे, अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी और अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली। व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? अब वो बिहार में जो नील की क्रांति हुई थी उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। अगर आपको उसकी जानकारी है तो आप कृपया बताएं। इस चैप्टर में नील की खेती के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। What do you understand by civilization and culture? सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में आप क्या समझते हैं? सिविलाइजेशन का मतलब हो गया सभ्यता और कल्चर का मतलब हो गया संस्कृति। तो सभ्यता वो चीज़ होती है जो एक काल में एक जगह पर मानी जाती है, जैसे हमारा हड़प्पा का कल्चर या मिस्र का कल्चर, मेसोपोटामिया का कल्चर,
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इतिहास के किताबों में पढ़ रखा होगा। ये हमारी सभ्यता के बारे में बताती हैं। और कल्चर का मतलब संस्कृति, उसके मूल्यों को हम संस्कृति के रूप में जानते हैं जो वहाँ पे रहने वाले लोग अपनाते हैं और उस अनकहे हुए कानून का पालन करते। What do our holy scriptures tell us about universal human values? ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको चर्चा करनी चाहिए अपने क्लास में। अब हम शुरू करते हैं वास्तविक चैप्टर जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड is not to be beaten in the world। गांधी जी कहते हैं कि उनको ये पूरा विश्वास है कि जो सभ्यता भारत में पनपी बढ़ी वो दुनिया में कोई भी उसको बीट नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई उसे हरा नहीं सकता। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors। कोई दुनिया की कोई भी चीज हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए संस्कार को हरा नहीं सकता है। Rome went, Greece shared the same fate। The might of the pharaohs was broken. Japan has become westernized. Of China, nothing can be said. But India is still somehow or the other sound at the foundation। गांधी जी आगे कहते हैं कि रोम भी चला गया, ग्रीस भी चला गया और जो राजा थे ग्रीस के राजाओं को फाराओ कहा जाता था। जापान भी धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता के वशीभूत हो गया। चाइना के बारे में कुछ विशेष गांधी जी नहीं बता पाते हैं, लेकिन कहते हैं कि इंडिया के बारे में हम निश्चिंत हैं कि उसका इतना साउंड फाउंडेशन है, उसका नींव इतनी मजबूत है कि कोई उसको हिला नहीं सकता। The people of Europe learned that the lessons from the writings of the men of Greece or Rome which exist no longer in their former glory। ये कहते हैं कि यूरोप में रहने वाले लोग जो हैं वहाँ अपनी सभ्यता को जो बीत गई, चाहे वो ग्रीस की थी या रोम की थी, उससे वो बहुत ज्यादा सबक लेते हैं, लेकिन अब वो जो है आज एग्जिस्ट नहीं करता है। गांधी जी आगे कहते हैं कि इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। यूरोपियंस को लगता है, वो कल्पना करते हैं कि उनको लगता है कि ग्रीस और रोम के इतिहास को पढ़ने से वो उनकी गलतियों से सबक लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। यह उनकी दयनीय स्थिति है। In the midst of all these, India remains immovable, and that is her glory। गांधी जी कहते हैं कि in midst of all these, इन सब चीजों के बीच में भारत जो है immovable है, उसको कोई हिला नहीं सकता है और उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो यश है, वो जैसा का तैसा है। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes। पश्चिमी लोगों के बारे में गांधी जी कहते हैं कि उनका ऐसा विचार है, ये जो भारतीय हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, वो संस्कारहीन हैं, उनकी कोई अपनी संस्कृति भी नहीं है। इग्नोरेंट और स्टॉलिड है। इग्नोरेंट का मतलब बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं है, मूर्ख हैं और जड़ भी हैं। स्टॉलिड का मतलब वो जड़ हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है, इसलिए उनको कुछ भी कहा जाएगा, कुछ भी चेंजेस लाने की कोशिश की जाएगी, कोई भी तब्दीली, कोई सुधार लाने की कोशिश की जाएगी, ये भारतीय लोग नहीं बदलेंगे। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। गांधी जी कहते हैं कि ये हमारी अपनी जो मेरिट है, हमारा जो गुण है, इसके अगेंस्ट में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये चार्ज लगाया जाता है। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change। गांधी जी आगे कहते हैं कि जो कुछ भी हम लोगों ने टेस्टिफाई किया है, टेस्टिफाई करने का मतलब जो कुछ भी हम लोगों ने जांचा, जो कुछ भी हमने परखा हजारों साल से, वो हम लोगों ने उसी से सीख लेनी है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। Many trust their advice upon India and she remains steady। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब यहाँ से विदेशियों से है, जो पश्चिमी सभ्यता से आते हैं और उनका कहना है कि ये भारतीय जो हैं जड़ बुद्धि के हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि उसको स्टेडी रहना चाहिए, उसको स्थिर रहना चाहिए और उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप। गांधी जी कहते हैं कि यही उसकी सुंदरता है कि भारतीय लोग
अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं और वो उसके जड़ों से बंधे रह जाते हैं। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. सभ्यता मनुष्य के कर्तव्यों के प्रति इशारा करता है। Performance of duty and observance of morality are convertible terms. गांधी जी कहते हैं कि जो हमें काम करना चाहिए, जो कर्तव्य है हमारा, और नैतिकता यानी morality, दोनों कन्वर्टेबल टर्म्स हैं, दोनों अदल बदल किए जा सकते हैं। तात्पर्य उनका कहने का ये है कि हमारा जो भी कार्य हो, जो भी हम कंडक्ट करते हैं, वो हमारे संस्कृति के हिसाब से, हमारे नैतिकता के हिसाब से होनी चाहिए। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। आगे वो कहते हैं कि नैतिकता क्या है? नैतिकता है हमारी मास्टरी, हमारी कमांड होना चाहिए, हमारे ऊपर नियंत्रण होना चाहिए अपने बुद्धि और लालच के ऊपर। जो हमारी चाहत होती है उसको अंग्रेजी में पैशंस कहते हैं। सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स। इस तरह से हम अपने बारे में जान सकते हैं। या गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। वो कहते हैं कि गुजराती में सभ्यता को अच्छे कार्य के लिए लिखा जाता है या जाना जाता है। इफ दिस डेफिनेशन इज बी करेक्ट देन इंडिया, एज so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it would be. अब ये कहते हैं कि अगर ये परिभाषा सही है जो गुजरात में कही गई है भारतीय सभ्यता के विषय में, के संदर्भ में, तो चाहे जितने भी विदेशी लेखक हैं, जो भी राइटर्स हैं, उनके द्वारा लिखी गई, उनसे कही गई बातों से हमें कुछ भी सीखने और जानने की आवश्यकता नहीं है, और जो हमारे पास है वो वैसा ही रहना चाहिए। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. ये कहते हैं कि हमारा जो मन है वो रेस्टलेस बर्ड यानी विचलित चिड़िया की तरह है कि उसको जितना देते जाओ वो उतना मांगता जाएगा, जितना देते जाओ उतना मांगता जाएगा, और अंत में वो असंतुष्ट ही रह जाता है, अनसेटिस्फाइड रह जाता है। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. ये कहते हैं कि हम अपनी लालच के प्रति जितना भी ज़्यादा उसमें डूबते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, नशा, चाहे वो पैसे का हो, सौंदर्य का हो, सामान वगैरह खरीद करके रखने की बात हो, अपनी उपयोग की जो भौतिक वस्तुएं हैं उसके पीछे का लालच हो, वो जैसे जैसे आप उसमें डूबते जाइएगा वो उतनी ज़्यादा वो मजबूती के साथ आपसे चिपकता चला जाता है। Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. गांधी जी आगे कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे इसलिए उन्होंने हमारे इंडल्जेंसेस का मतलब जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा नशा है जिसमें हम डूबते हैं, उसके लिए उन्होंने लिमिट तय की, उसकी एक सीमा तय की। They saw that happiness was largely mental condition. हमारे पूर्वजों ने देखा खुशी जो है वो हमारे मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, ना कि भौतिक स्थिति के ऊपर। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. एक मनुष्य इसलिए नहीं खुश है कि वो अमीर है या दुखी है कि वो गरीब है। The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. बहुत बार अमीर लोगों को भी दुखी देखा गया है और गरीब लोगों को भी खुश देखा गया है। Millions will always remain poor. करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग जो हैं गरीब रहेंगे। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. ये सब देखने के बाद हमारे पूर्वजों ने कहा कि लग्जरीज जो हैं, जो भी सुख की, भौतिक सुख की चीजें हैं और खुशी की चीजें हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए, इसके पीछे बहुत ज्यादा भागना नहीं चाहिए। We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. हम लोगों ने उसी तरह से हल का इस्तेमाल किया जो हजारों साल से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. गांधी जी आगे कहते हैं कि जो हमारी घर हैं, जो हमारी झोपड़ी होती थी, रहने का आवास होता था, वो भी पुराने ज़माने में भी उसी तरह का होता था।
और आज 2022 में भी और आने वाले कल में भी आप देखेंगे कि गाँव में जो पुराने घर हैं आज भी वो उसी तरह झोपड़ी नुमा बनाए जाते हैं, चाहे वो पहाड़ों पे हों, चाहे समतल भूमि पे हों, समुद्र के किनारे हों, जैसा हजारों साल पहले बनाए जाते हैं और उसने अपनी अक्षुण्णता बरकरार रखी है। उसी तरह से वो एजुकेशन के बारे में कहते हैं, शिक्षा के बारे में कहते हैं कि वो पहले की ही तरह आज भी है। We have had no system of life corroding competition. पुराने समय में ये कहते हैं कि जिंदगी को खराब करने वाला कोई कंपटीशन नहीं था, कोई स्पर्धा नहीं थी, हम किसी से जलते नहीं थे। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. जितने भी लोग थे सब लोगों का एक अपना अपना कार्य होता था, अपना आजीविका का साधन होता था और वो व्यापार करते थे और जो उनका मुआवजा होता था, जो उसकी कीमत होती थी, वो वसूल करते थे। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. गांधी जी आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों को मशीन बनाना नहीं आता था, लेकिन हमारे पूर्वज ये जानते थे कि इन चीज़ों के पीछे हम नैतिक गुलामी को अपना लेंगे। They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये सोचा कि जो कुछ भी हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। They saw that our real happiness and health consisted in the proper use of our hands and feet. गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि सही खुशी और स्वास्थ्य इस बात पे निर्भर करता था कि हम अपने हाथ और पैर से कितना काम कर सकते हैं। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them. आगे कहते हैं गांधी जी कि जो शहर है, शहर जो है भौतिकतावाद का प्रतीक है, ऐसा गांधी जी कहते हैं और वो आगे जोड़ते हैं कि उससे ये महसूस होता है कि वो जो है वहाँ पर शहरों में कोई खुशी नहीं है। There would be gangs of thieves. वहाँ पर thieves का मतलब चोर, गैंग का मतलब झुंड, तो वहाँ पर झुंड के झुंड चोर पाए जाते हैं और डकैत पाए जाते हैं। Prostitution यानी कि जो वेश्याएं होती हैं वो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। And vice flourishing in them. और वाइस का मतलब होता है गंदगी, जलन, बुरी बातें। ये फ्लरिश करता है, ये फलता फूलता है, पनपता है। एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। अगर हम पश्चिमी सभ्यता का पालन करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो क्या होगा कि जो अमीर हैं वो गरीबों का शोषण करेंगे। दे वेर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। इसलिए हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics and they therefore held the sovereigns of earth to be inferior to the rishis and the fakirs. गांधी जी आगे कहते हैं कि जो पुराने हमारे राजा होते थे वो जानते थे कि हमारा तलवार है वो हमेशा नैतिकता से छोटा कहलाता है और धरती है, हमारी जो धरती है वो ऋषि मुनियों से, फकीरों से भरी रहती थी और ये उसी के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उनके बताए मार्ग पर चलते थे। नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच टू अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। गांधी जी कहते हैं कि इस तरह का जो राष्ट्र है, इस तरह का जो नेशन है, ये दूसरों से सीखने के बजाय ऐसा है कि ये खुद ही दूसरों को शिक्षा दे। द नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। इस देश में जो है कचहरी होती थी, कानून के जानकार होते थे और वैद्य भी होते थे, डॉक्टर्स होते थे और ये लोग अपनी लिमिट को भी जानते थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वेर नॉट पर्टिकुलरली serious। सब लोगों को पता था कि ये जो प्रोफेशन है, ये जो कार्य है, ये जो कमाई का जरिया है, ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर या श्रेष्ठ नहीं है। Moreover, these वकील्स एंड वैद्स did not rob people। इससे भी ज़्यादा कि जो पुराने ज़माने के वकील और वैद्य होते थे
ये गरीब लोगों से ज़्यादा पैसा नहीं वसूलते थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स ऑफ डिपेंडेंस, नॉट द मास्टर्स। पहले कहा जाता था कि ये लोग लोगों के ऊपर ही निर्भर रहते थे, ना कि उनके मास्टर होते थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और जो न्याय की प्रक्रिया थी वो लगभग सही थी। ये ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। साधारण नियम के हिसाब से लोग कचहरी जाना पसंद नहीं करते थे और कोशिश करते थे कि ऐसा कोई काम ना हो कचहरी जाना पड़े। देयर वेर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम। उस जमाने में कोई दलाल नहीं होते थे जो आपको इन चीज़ों में फंसाते। दिस इवल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और थोड़ा बहुत जो कुछ भी देखा जाता था वो शहरों के आसपास ही देखा जाता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। जो साधारण लोग थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर यानी कृषि के ऊपर निर्भर रहते थे। जे एंजॉयड ट्रू होम रूल। इस तरह से वो विशुद्ध रूप से होम रूल का आनंद उठाते थे। Indian civilization as described by me as being so described by its votaries। ये गांधी जी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता के बारे में जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, इस तरह का ही वर्णन जो है यहाँ के भक्त लोग करते हैं और कहते हैं। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection। कहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी सभ्यता में ऐसा कभी भी वक्त नहीं आया कि जो लोग हैं उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली हो। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, that of the Western civilization is to propagate morality। ये बहुत बड़ी बात गांधी जी कहते हैं और उनका ऑब्जर्वेशन है उस समय जब भारत या तो आज़ाद नहीं हुआ था या आज़ाद नहीं होने वाला था, और हम देखते हैं कि ये किस तरह से आज उसी मार्ग पर बढ़ रहा है। उनका कहना है कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता है, वो नैतिकता को बढ़ाने के लिए, उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो जो है इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देती है। द लैटर इज गॉडलेस। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिम से घृणा नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैं पश्चिम का कृतज्ञ हूँ कि मैंने उनके लिटरेचर से, उनकी साहित्य से बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट आफ्टर years and years of experience of modern civilization, I've learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs। आपको पता होगा कि गांधी जी का एजुकेशन विदेश में भी हुआ था। वो बैरिस्ट्री उन्होंने पढ़ाई करी इंग्लैंड से और वो बैरिस्टर बन गए। तो इस तरह से उनका कहना है कि जब वो पश्चिमी देशों में थे, वो अफ्रीका भी गए, तो जहाँ कहीं भी वो गए और उन लोगों को बड़े करीब से देखने का उनको अवसर मिला और उनकी संस्कृति को भी देखने का अवसर मिला, उनके रहन सहन को देखने का अवसर मिला, और उस पर सारे रूप से वो कह सकते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने देखा, जो कुछ भी उन्होंने सीखा, यही कहता है कि उनकी सभ्यता को, उनकी संस्कृति को, उनकी देन को किसी भी हालत में, हर हालत में रोका जाना चाहिए। शन का मतलब ऐसे HUN का मतलब रोका जाना। What is that modern civilization? वह मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है? It is the worship of the material. It is the worship of the brute in us। कहते हैं कि आज की जो सभ्यता है, मॉडर्न सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, वो मटेरियल चीजों की, भौतिक चीजों का पूजा करता है, और वो जो मनुष्य के अंदर का जो गंदगी है, जो उसके अंदर की क्रूरता है, उसी की उपासना करता है। इट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। कहता है कि वो बिना मिलावट किया हुआ भौतिकतावाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, इट इज डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। और वो कहता है कि पश्चिमी सभ्यता कहता है कि उसका सार रूप में जितना भी भौतिकतावाद की तरफ वो झुकेगा, वो उसको सफलता अपनी मानता है, वो अपनी उसकी जीत मानता है।
It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the merits of two civilizations. गांधी जी आगे कहते हैं कि ये बेकार तो नहीं है, लेकिन आवश्यक नहीं है, अननेसेसरी है कि दोनों ही सभ्यताओं को, दोनों सभ्यता का मतलब पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता का तुलना किया जाए. It is likely that the West has evolved civilization suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective sphere. गांधी जी आगे कहते हैं कि जैसा पश्चिम करता है शायद वो उनके सभ्यता को सूट करता है, उसके मौसम और वातावरण को सूट करता है. उसी तरह से गांधी जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमारी सभ्यता को सूट करते हैं, हमारी सभ्यता को शोभित करते हैं, इसलिए हमें पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण और अनुसरण नहीं करना चाहिए. The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, और इनका इशारा पश्चिमी सभ्यता से है, वो कहते हैं कि लोगों की मांग कम नहीं होती है. मल्टीप्लिसिटी, बहुत प्रकार की मांगे हैं जो मनुष्यों ने अपने लिए पैदा कर रखा है और परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को यह मान के चलता है कि उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. अब जो हमारी पुरानी सभ्यता है वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है, वो रोक लगाती है. इस तरह की जो अनकंट्रोल्ड मांगे हैं, अनियंत्रित मांगे हैं, इनको हमें रोकना चाहिए, इसके ऊपर हमें काबू करना चाहिए. मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. ये कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है उनकी कमी है, विश्वास की कमी है, और इसी वजह से वो हमेशा भविष्य की चिंता किया करते हैं, जिसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जमा करना चाहते हैं, और यही कमी उनकी डिविनिटी में भी उनके परिलक्षित होती है. The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. गांधी जी आगे कहते हैं कि जो पूर्वी सभ्यता है वह विश्वास के ऊपर आधारित है कि कितनी भी परेशानियां आई, कितनी भी भविष्य का स्टेट रहे, भविष्य की स्थिति रहे, लेकिन हमें आज के ऊपर जीना है और ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास है कि वो जो करते हैं, वो जो करेंगे, वो हमारे लिए हितकर होगा. Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. गांधी जी हालांकि स्वीकार करते हैं कि आज की तारीख में जो आधुनिक खोजें हुई हैं, आधुनिक आविष्कार हुए हैं, वो इतने लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, इतना पागल बना दे रहे हैं कि अपने आप को मनुष्य उनको प्राप्त करने की लालसा से रोक नहीं पा रहा है. But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance. गांधी जी का कहना है कि लेकिन पूरा विश्वास है मुझे कि जीत तो उसी की होती है जो अपने इन भौतिक मांगों के ऊपर अपने मन को कंट्रोल कर सके, अपने मन के ऊपर नियंत्रण रख सके. We are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure. ये कहते हैं कि हम लोग एक ऐसा व्यापार कर रहे हैं कि जो हमारे परमानेंट गुड, जो अक्षुण्ण लाभ है, उसको छोड़ करके हम सामयिक ये क्षणिक खुशी के लिए ये सारी की सारी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं. Just as in the West, they have made wonderful discoveries in things material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. गांधी जी फिर से दोबारा तुलना करते हैं अध्यात्म के प्लेटफॉर्म पर, अध्यात्म के स्टेज पर, कि जैसे पश्चिम ने मटेरियल चीजों को, भौतिक चीजों के ऊपर नई नई खोजें की हैं, उसी तरह हिंदू धर्म ने भी बहुत सारी चीजें अपने ही धर्म में खोज की हैं और आत्मा के बारे में इसने नया अन्वेषण किया है और मनुष्यता की बात और उसकी सभ्यता के ऊपर इसने ज्यादा से ज्यादा खोज किया है.
but we have no eye for these great and fine discoveries. पर हमारा ध्यान इन महान खोजों के ऊपर नहीं जाता है. We are dazzled by the material progress that Western sciences has made. हम लोग पश्चिमी सभ्यता की खोज जो वहाँ पर हो रहे हैं उसके चकाचौंध में अचंभित हैं. I am not enamored of that progress. मैं उन चीजों से, उन प्रोग्रेस से, उस विकास से आकर्षित नहीं हुआ हूँ. In fact, it almost seems as though God in His wisdom has prevented India from progressing along these lines so that it might fulfill the special mission of resisting the onrush of materialism. गांधी जी को ईश्वर के ऊपर अगाध विश्वास है और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ईश्वर ने ठीक ही किया है कि हमारे बुद्धि को, हमारे विवेक को, हमारे विवेक के प्रोग्रेस को अपने ही पुरातन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है और उस पर रोक भी लगाई है जिससे कि हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ ना जा सकें और इससे हम मटेरियलिज्म जो है, भौतिकतावाद है, वहाँ पर हमारा झुकाव कम हो. After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. आखिरकार कुछ न कुछ तो हिंदुत्व या हिंदू धर्म में है जिसने उसे हजारों साल से अक्षुण्ण रखा है. It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilizations. गांधी जी आगे कुछ सिविलाइजेशंस की बातें करते हैं जैसे बेबीलोन की थी, सीरिया की थी, पर्सिया की थी और इजिप्ट. और ये कहते हैं कि ये सब आए, रहे और गए. कास्ट अ लुक अराउंड यू. कहते हैं कि अपने चारों तरफ देखो. वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस. रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है. कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन. ये कहते हैं कि जो गिब्बन की दी हुई इटली है क्या वो आज दिखाई देती है. और रादर द एंशिएंट रोम और रोम वाज इटली. कहते हैं कि क्या वो रोम है जो इटली था. गो टू ग्रीस. वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन. ग्रीस में एटिक सिविलाइजेशन था, एटिक की सभ्यता थी. आज वो कहाँ है. देन कमिंग टू इंडिया. Let one go through the most ancient records, then look around you and you would be constrained to say, yes, I see here ancient India still living. गांधी जी उसकी तुलना भारत से करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अपने पुराने से पुराने रिकॉर्ड को देखिए, अपने पुराने से पुराने किताबों को देखिए, जहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा कि जो हजारों साल पहले भी थी वह आज भी वैसा का वैसा हमारे अंदर कहीं न कहीं मौजूद और जिंदा है. True, there was dung heaps too, here and there, but there are rich treasures buried under them. गांधी जी आगे कहते हैं कि हमारे हिंदुत्व में भी कहीं कहीं पर गोबर जैसी गंदगी आ गई. यहाँ वहाँ हर जगह नहीं थी, लेकिन उन गोबर के नीचे भी अगर आप उसको हटा कर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा खजाना छुपा हुआ, दबा हुआ आपको दिख जाएगा. And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. और इस सार में कहते हैं कि हिंदुत्व इसलिए बचा रह गया क्योंकि उसका मूलभूत सिद्धांत भौतिकतावाद न होकर के आध्यात्मिकतावाद रहा है. Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self denial. अभी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो संस्कार है, संस्कृति है, हमारा स्वराज है, यह अपनी इच्छाओं और कुकृतियों को बढ़ाने के ऊपर ध्यान ना देकर इस बात पे ध्यान देता है कि हम कैसे अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को ज्यादा से ज्यादा सीमित कर सकें और अपने ऊपर भी ना ध्यान दें. इनका इशारा आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर है. यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. ये हालांकि गांधी जी स्वीकार करते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है वह पश्चिमी लोगों के लिए वो ठीक है, लेकिन अगर भारत उसका अनुकरण करता है, उसका अनुसरण करता है तो वह उसके भविष्य को खत्म कर देगा. This is not to say
that we may not adopt or and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it. कहते हैं कि इसका मतलब नहीं है कि मैं किसी को अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अपने आप में आत्मसात करने के लिए रोक रहा हूँ, लेकिन उसके साथ यूरोप की सभ्यता में जो निहित गंदगियां हैं, जो कमियां हैं, वह भी हमारे अंदर आ जाएंगी. The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook. गांधी जी आशा करते हैं कि जो भी भौतिक सुविधाएं हैं और उसको बढ़ाने की जो क्रिया पश्चिमी देशों में चल रही है, एक न एक दिन वह इस बात को महसूस करेंगे और अपनी सभ्यता को दोबारा से, अपने सोच को दोबारा से, अपने नजरिए को दोबारा से रीएडजस्ट करेंगे, दोबारा से ठीक करेंगे और आत्मचिंतन की तरफ बढ़ेंगे. इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स. उसी के क्रम में आगे कहते हैं कि अगर उनको अब खत्म नहीं होना है, अगर उसको अपने आदतों का गुलाम नहीं बनना है, तो उनको ये इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देना होगा. इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ. गांधी जी आगे कहते हैं कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो भारत अगर वह गोल्डन फ्लीस यानी कि सोने का कीड़े की तरह पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागेगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा, तो एक न एक दिन उसकी मौत जरूर आएगी. Let us engrave on our hearts the motto of Western philosopher, plain living and high thinking. गांधी जी सुझाव देते हैं, वह भी पश्चिमी दार्शनिक का कहा हुआ कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार. Today it is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. ये कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता में जो कई लाख लोग जो हाई लिविंग यानी उच्च क्वालिटी की लिविंग रहन सहन के पीछे भाग रहे हैं, और कुछ ही लोग हैं जो वहां तक वो पहुंच पाते हैं, और बाकी जो है उनका जो है उसके ऊपर रिस्क है कि वो इसी खोज के लिए, ये व्यर्थ के खोज के लिए वो अपनी जो सुख और चैन को खत्म कर देते हैं. भूल जाइए कि उनकी थिंकिंग की कोई क्वालिटी है, उनकी सोच की कोई क्वालिटी नहीं है. सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स. सभ्यता गांधी जी के हिसाब से वही है कि जो मटेरियलिज्म की तरफ ना जा करके अपने रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ध्यान दे और अपनी जरूरतों को जितना ज्यादा से ज्यादा सीमित कर सके. This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service. केवल अगर अपने ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं के ऊपर फुल कंट्रोल रख लेते हैं, इससे उनको संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी और दूसरों की सेवा करने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा. A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above in certain level it becomes a hindrance instead of help. कहते हैं कि कुछ समय तक तो जो फिजिकल आराम है, जो भौतिक सुविधाएं हैं, वह तो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन आगे जाकर के हमारे आत्मिक विकास के लिए वह रोक का काम करती हैं, हिंड्रेंस का काम करती हैं. Therefore, the ideal for creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and a snare. ये आगे कहते हैं गांधी जी कि इसलिए मुझे लगता है ये जो एक मांग के बाद दूसरी मांग, दूसरे के बाद तीसरी, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रयास है, वह केवल मृग मारीचिका है, वह एक धोखा है और एक मजाक है. The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self must meet at a certain point a dead stop before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness. ये आगे कहते हैं गांधी जी कि ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक आवश्यकताएं जो मनुष्य ने पैदा कर रखी हैं, इसके ऊपर कहीं न कहीं कभी न कभी रोक लगानी
बहुत जरूरी है। नहीं तो जो मानसिक पतन है, जो भौतिक पतन है, ये लालच का, यह मनुष्य जाति को कहीं का नहीं छोड़ेगा। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated. ये कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्यत्व के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मनुष्यता के अलावा उनकी जो भी एनर्जी है, जो भी शक्तियां हैं, वह कहीं पर भी ना बिखरे और पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर, पूरी तरह से एक जगह केंद्रित होकर के मानवता के भलाई के लिए पूर्ण रूप से समर्पित। तो फ्रेंड्स, यह आपका लेसन है जो गांधी जी के बहुत सारे भाषणों में से, बहुत सारे लिखित नोट्स में से लिया गया है। अब आपके टेक्स्ट के पेज नंबर 7 पर दिए गए क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। B1 का 1. Complete the following sentences on the basis of what you have studied. India's glory is that it is immovable. B. The charge against India is that her people are uncivilized, ignorant and stolid. C. We dare not change what we have tested and found true on the anvil of experience. D. Our ancestors set a limit to our indulgences because more we indulge in our passions, the more unbridled they become. E. Our forefathers did not invent machinery because if we invented machinery, we would become slaves and lose our moral fiber. अब B1 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन बताता हूँ। Answer the following questions briefly. Question 1. How is Indian civilization different from European civilization? You can answer, European civilization is guided by the writings of Greece and Rome, which no longer exist in their former glory. But Indian civilization is steady. It follows the path that our forefathers tested on the anvil of experience and found true and durable. Indian civilization needs no external guide. Question 2. Why does Gandhiji say that mind is the restless bird? What makes the mind restless? Answer. Gandhiji says that mind is restless bird because it never satisfied. The more it gets, the more it wants. Third question. Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasures? Did they do the right thing? Answer. Our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures because they do not lead to happiness. The more one indulges in them, the more dissatisfied one becomes. Our ancestors did the right thing because we find that even the rich people are unhappy and many poor are happy. In fact, happiness is a mental condition. It does not depend on wealth and possession. Next question. Why, according to Gandhiji, have we stuck with the same kind of plow as extended thousands of years ago? Should we do the same thing even today? Answer. According to Gandhiji, we stuck to the plow that existed thousands of years ago because we did not want to indulge in competition. We were content with the simple ways of life. Health and happiness come through use of our hands and feet. But I don't think it will be right to do the same thing today. We cannot feed our large population of India, and they require more and more sophisticated instruments so that we can produce more than today required. Question 5. How did our ancestors view large cities? Why were they satisfied with small villages? Our ancestors could foresee the vices that are bound to flourish in big cities. They knew the gangs of thieves and robbers, prostitution and other vices flourish in big cities, and the rich rob the poor. They were therefore satisfied with small villages. Question 6. How did our ancestors enjoy home rule? Our ancestors followed their simple occupations and lived independently, thus they enjoyed true home rule.
Now, next part of question answer B2. Answer the following questions briefly. Question number 1. What according to the author is modern civilization? According to Gandhiji, modern civilization is the worship of materialism and violence and brutality. Second question. What did the author convey to the countrymen about dealing with modern civilization? Gandhiji points out that the tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, but that of the Western civilization is to propagate immorality. He asked his countrymen to cling to their civilization, but shun the modern civilization at all costs. Question 3. What is the distinguishing characteristic of modern civilization? According to Gandhiji, indefinite multiplicity of human wants is the distinguishing characteristic of modern civilization. Next question. The author perceived a danger from modern civilization. How? Gandhiji believed that the inventions of modern civilization were too maddening to resist. They could give. If they are not resisted, we would barter our permanent good for momentary leisure. Therefore, we should not follow them. Next question. What does author prefer to materialism? Gandhiji prefers spiritualism to materialism. Question number 6. What does our civilization depend on? Our civilization depends not on multiplying our demands, but on restricting them. Question 7. What is civilization in the real sense of the term? Answer. In the real sense of the term, civilization means deliberate, voluntary restriction of wants. For longer questions, please contact me. I'll give you all the answers free of cost. Thank you.